हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, इसका संदर्भ पॉलिटी से यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है। और इस संदर्भ में जो यह चर्चा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका एक जुड़ाव भारत से भी है। देखो, भारत हम लोग हिंदी में कहते हैं, है ना, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या नाम दिया जाता है? इंडिया, है ना। और इस इंडिया में जो लेटर्स यूज किए गए हैं, जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, INDIA, इन अल्फाबेट्स को एक साथ समेकित करके और इसी नाम से, इंडिया नाम से ही अभी हाल ही में एक अलायंस, एक गठबंधन बना था। आप सभी को पता होगा, है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, है ना, कुछ इस तरीके से ये गठबंधन बना था। और इस गठबंधन का जो एजेंडा है वो ये है कि वर्तमान में जो भारत सरकार के अंतर्गत जो भी राजनीतिक दल का एक गठबंधन काम कर रहा है, जिसको हम लोग NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नाम देते हैं, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं इन सभी के अगेंस्ट में ये अलायंस बना है। क्या नाम है इसका? इंडिया। अब इसी इंडिया के नाम को लेकर के बीते कुछ दिनों से एक गहमा गहमी का माहौल चल रहा है और इसी माहौल के बीच अभी हाल ही में एक PIL यानी कि जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। इस याचिका के माध्यम से सवाल खड़े किए गए हैं कि साहब, ये जो इंडिया नाम रखा गया है इस अलायंस का, यह सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, इसके पीछे तो कुछ तर्क दिए गए हैं। क्या तर्क दिए गए हैं और इन तर्कों का क्या आधार है ना, इन सभी को हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे, जानेंगे। क्लियर? तो यह जो सेशन है आप सभी के लिए पॉलिटी के ख्याल से, पॉलिटी से संदर्भित जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उन संदर्भों में आपके लिए यह चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? तो जल्दी से आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर सामने उस न्यूज का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि PIL अगेंस्ट अपोजिशन अलायंसेस इंडिया नेम, व्हाट डज द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट से, है ना। यानी कि एक अधिनियम है, एक एक्ट है, इस एक्ट का हवाला दिया गया है ना। और इस एक्ट का नाम क्या है? तो एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट, यानी कि प्रतीक और नाम अधिनियम 1950। तो इस अधिनियम के माध्यम से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रावधान निकलते हैं जिसके बेस पर यह PIL दायर किया गया है। और ये PIL देखो दायर कहां किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट में। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये PIL दायर किया गया तो इस PIL के अंतर्गत जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों को यदि हम देखें तो पहला तर्क क्या कहता है कि पार्टी बनाम भारत का जो एक कंफ्यूजन है ये भारत की आम जनता में फैलेगा। ऐसे में, है ना भाई, इंडिया क्या है? इंडिया डेट इज भारत। हम लोगों ने आर्टिकल 1 में पढ़ा है ना, आप भी पढ़े होंगे। यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी यदि आप सिविल सेवा की तैयारी के लिए पढ़ते हो तो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? हाँ या ना? तो इंडिया डेट इज भारत, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है और जिसमें यह कहा गया है कि भाई भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा, है ना। वहां पर इंडिया के संदर्भ में बातचीत की जाती है और यहां पर जब इंडिया को एक अलायंस के तौर पर इंडिकेट किया जाएगा तो फिर इससे जो आम जनता है, आम जनता के बीच में दुविधा हो सकती है कि आखिर चल क्या रहा है ना। दूसरा जो आधार दिया गया है इस तर्क के संदर्भ में, वो कहा गया है कि साहब, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का यह उल्लंघन करता है ना।
अब इस एक्ट में क्या बातें कही गई हैं, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे आखिर ये एक्ट क्या इंडिकेट करता है। ओके, साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे, समझेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से क्या कुछ शक्तियां अपनाई जाती हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। इसी प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए अभी हाल में ये PIL बड़े पैमाने पर इस अलायंस को लेकर करके प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहा है ना। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर यह एक्ट, यह अधिनियम क्या कहता है ना। देखो, इस अधिनियम में जो बातें कही गई हैं उसमें जो पहला एक महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट है वो है सम प्रतीक या फिर एम्ब्लेम का, है ना, एम्ब्लेम। और इस एम्ब्लेम के संदर्भ में कहा गया है कि ऐसा कोई भी एम्ब्लेम या मुद्रा या ध्वज, मुद्रा यानी कि सिक्का नहीं, है ना, मुद्रा का मतलब यहां पर सिक्का नहीं है ना, यहां पर मुहर की बात चल रही है, इसको अंग्रेजी में सील कहा जाता है, ठीक है। तो सील, ध्वज, राज चिन्ह या फिर कोट ऑफ आर्म्स, कोई भी ऐसा प्रतीक जो कि किसी परिवार या किसी सैन्य संगठन आदि के द्वारा अपने चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। या चित्र प्रतिरूपेण, कोई भी ऐसा पिक्टोग्राफिक स्टाइल है, और इन सभी को इस संप्रतीक के अंतर्गत या इस एम्ब्लेम के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। यानी इस अधिनियम में जो भी एम्ब्लेम है, जो भी प्रतीक हैं, जो भी राजचिन्ह हैं, जो भी ध्वज हैं, है ना, उनके संदर्भ में एक लिस्टिंग की गई है कि इस लिस्ट के अंतर्गत ये सभी जो आएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्रवाई की जाएगी, है ना। यदि इस अनुसूची के अंतर्गत कोई भी ऐसा राजचिन्ह है, कोई भी ऐसा प्रतीक है जिसके अगेंस्ट में कोई कदम उठाया जाता है, तो फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब फिर प्रश्न उठता है कि साहब ये अनुसूची क्या कहती है, कौन सी अनुसूची की बात चल रही है ना। तो मैं अभी अनुसूची के अंतर्गत इस अधिनियम में जिस अनुसूची की चर्चा की गई है, उस अनुसूची में, उस शेड्यूल में जो जो बातें शामिल हैं उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि अच्छा इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है, और यदि इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर। जो दूसरी बात है इस एक्ट में, इस अधिनियम में, वो ये है कि भाई एक सक्षम प्राधिकारी होगा, है ना, और वह जो सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो किसी भी कंपनी या फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय या व्यापार चिन्ह या डिजाइन को रजिस्टर करने या उसे पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। एक सिंपल सी बात है कि भाई एक अथॉरिटी होगी, XYZ किसी भी अथॉरिटी को केंद्र सरकार ने डिप्यूट कर दिया है कि साहब आप इस पूरे मामले में सक्षम प्राधिकारी होंगे कि ऐसे किसी भी विषय को आप रजिस्टर करें या फिर उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करें, है ना। तो यहां पर इसी सक्षम प्राधिकारी के संदर्भ में चर्चा की जा रही है कि भाई वह इस काम को करने के लिए सक्षम माना जाएगा, उसी को योग्य माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा, है ना। उसके अलावा और भी कोई व्यक्ति इससे संदर्भित कदम नहीं उठा सकता है ना। तो यहां पर इसको इंगित किया गया है। इसके बाद यहां पर देखो नाम के बारे में भी चर्चा की गई है। जब यहां पर हम लोग इस अधिनियम को देखते हैं तो इस अधिनियम में दो बातें हैं ना, एक है प्रतीक और दूसरा है नाम। तो प्रतीक के संदर्भ में ये सब बातें की गई कि प्रतीक का मतलब क्या क्या माना जा सकता है ना, ठीक है। जो नाम है, नाम के अंतर्गत कहा गया है कि भाई नाम के अंतर्गत नाम का कोई भी संक्षिप्त रूप शामिल है ना। अब जैसे हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया भी तो एक नाम ही है ना, INDIA। और इंडिया का यदि हम एब्रीविएशन कर रहे हैं
इसको हम यदि विस्तारित कर रहे हैं तो इसका एक अलग सेंस निकल के सामने आ रहा है इस पार्टिकुलर टॉपिक के मद्देनजर। क्लियर? अब इसी अधिनियम में धारा 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 3 ये कहती है कि साहब यदि कोई भी व्यक्ति, सिंपल सी बात है, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, है ना, अपनी आजीविका के लिए या फिर किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके अगेंस्ट में जुर्माना या फिर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ना। तो यहां पर इसी को इंडिकेट किया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यापार के संदर्भ में, कोई कारोबार यदि कर रहा है ना, कोई बिजनेस कर रहा है या अपने किसी प्रोफेशन के संदर्भ में, है ना, या फिर किसी भी वृत्ति के संदर्भ में, किसी भी रोजगार के संदर्भ में या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापार चिन्ह में, ट्रेडमार्क में, है ना, मान लो कि कोई ट्रेडमार्क में उन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा है जिन प्रतीकों की चर्चा इस अधिनियम की अनुसूची में की गई है, और यदि इन प्रतीकों का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए किया जा रहा है तो फिर वह दंडनीय होगा, उसके अगेंस्ट में जुर्माना तय किया जाएगा, है ना। तो यहां पर इसी को इंडिकेट किया गया है कि ऐसे नाम या संप्रतीक यानी एम्ब्लेम जो अनुसूची में दर्शाए गए हैं, जो अनुसूची में बताए गए हैं, उनका यदि इस्तेमाल करता है तो फिर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत यही बात कही गई है और इस धारा को इस पीआईएल में पुट किया गया है कि भाई देखिए इस एक्ट की धारा 3 में जुर्माने की बात कही गई है ना, कि यदि कोई भी इन प्रतीकों का इस्तेमाल अपने प्रोफेशन के लिए करता है, अपने ट्रेड या अपने बिजनेस के लिए करता है तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इस संदर्भ में कार्रवाई कौन करेगा, या तो केंद्र सरकार खुद करेगी या फिर जो सक्षम अधिकारी की बात हम लोगों ने की, या तो उनके द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब तक हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि जो अधिनियम है प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 ये क्या कहता है, इस अधिनियम में संप्रतीक का मतलब क्या हुआ, नाम का क्या मतलब हुआ, और इस अधिनियम की धारा 3 में क्या कुछ बातें कही गई हैं, जुर्माने की बात इसमें की गई है या नहीं की गई है। यही इसी अधिनियम में धारा 5 में 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इसी के आधार पर, जैसा कि मैंने बारंबार कहा, इसी के आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और बात है जो मैं अनुसूची की बात कर रहा था कि भाई अनुसूची में क्या क्या ऐसे विषय शामिल हैं जिसको मद्देनजर रखा जाएगा, है ना, उस पर अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि देखो 11 अगस्त से जो P2I बैच का नया बैच है ये शुरू हो रहा है, और इस बैच में यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से एडमिशन लीजिए। आज की तारीख हो गई है 8, मुश्किल से 2-3 दिनों में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और यदि आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करोगे तो 29,999 रुपए में आप इस बैच में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में कई सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपको व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है, बुकलेट्स और साथ ही टेस्ट सीरीज की भी सुविधा इस कोर्स के अंतर्गत आपको मुहैया करवाई जा रही है ना। तो जल्दी से इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, 11 अगस्त से कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। और ये देखो 2024 के लिए टारगेटेड बैच है, ध्यान रखना, यानी जो भी कैंडिडेट 2024 के लिए बहुत ही फुल फ्लेज्ड वे में टारगेट लेकर करके और तैयारी करना चाह रहा है, सिलेक्शन पाना चाह रहा है, तो उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हो, इन तीनों में से किसी भी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखिए। और साथ ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो एम्ब्लेम्स है, इन एम्ब्लेम्स यानी संप्रतीक के संदर्भ में
संबंधित विषय क्या कहते हैं, है ना। संबंधित विषय में जो पहला विषय है वो कहता है कि भाई देखो, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ, यूएनओ का नाम, एम्ब्लेम, है ना, एम्ब्लेम या फिर जो यूएनओ का शासकीय मुद्रा है, उसकी जो शासकीय मुहर है, उसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, इन सभी गतिविधियों के लिए वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि अच्छा, इसके संदर्भ में यदि कोई ऐसा इसका इस्तेमाल करेगा तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में भी यही बात लागू है। इसके नाम, इसके एम्ब्लेम और इसकी शासकीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है किसी भी कारोबारी गतिविधियों के लिए। क्लियर। वहीं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी इस्तेमाल ऐसे किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है। वहीं भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का नाम, देखो आ गया ना, या संप्रतीक या शासकीय मुद्रा या ऐसी सरकार या ऐसी किसी सरकार के किसी भी विभाग, केवल सरकार ही नहीं बल्कि सरकार के डिपार्टमेंट की भी बात हो रही है, द्वारा प्रयुक्त कोई अन्य राज चिन्ह या कोट ऑफ आर्म्स बिजनेस या ट्रेड या किसी भी अदरवाइज प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाए, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, राजभवन का नाम या चित्र प्रतिरूपण भी इन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, है ना। इसी तरीके से जो अन्य है कि है महात्मा गांधी, ध्यान रखना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री का नाम या चित्र प्रतिरूपण, चित्र प्रतिरूपण मतलब उनकी तस्वीर, है ना, या गांधी, नेहरू, शिवाजी शब्द का इस्तेमाल इन गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। कौन सी गतिविधि? जो हम लोगों ने धारा 3 में देखी, है ना, जो हम लोगों ने प्रोफेशन, व्यापार, कारोबार, पेटेंट, इन सब के बारे में जिक्र किया, उन सभी में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यदि कोई करता है तो फिर उसे निश्चित तौर पर पनिशमेंट मिलेगा, है ना। 500 रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। इसके अलावा अशोक चक्र या धर्म चक्र नाम या अशोक चक्र का वह चित्र प्रतिरूपण मतलब वही तस्वीर जिसका प्रयोग भारतीय राष्ट्र ध्वज में या भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या ऐसी किसी सरकार के किसी भी विभाग की शासकीय मुद्रा या संप्रतीक में किया जाता है, इन सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी स्तर पर, किसी भी ट्रेड में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्तर पर पेटेंट को लेकर करके इन सब में नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रोफेशन के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखना कि भाई एक केस आया था गीता रानी बनाम भारत सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, है ना। गीता रानी बनाम भारत सरकार वाद 2019, ठीक है। इस केस के अंतर्गत एक मामला आया था कि भाई जो बीसीसीआई है ना, इसको भी अपने नाम में से आई यानी कि इंडिया हटा देना, है ना। बीसीसीआई है ना, और ये भी अपने नाम में इंडिया का इस्तेमाल करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसमें जो इंडिया है इसको लेकर करके ये केस दायर किया गया था, लेकिन इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बीसीसीआई ऐसा कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई निकाय नहीं है जिसको आप ये कह सके कि यह ट्रेड के लिए या बिजनेस के लिए या अपने किसी प्रोफेशन के लिए इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और इस केस को फिर खारिज कर दिया गया था। तो इस तरीके की गतिविधियां अक्सर यहाँ चलती रही हैं, और अभी जो फिलहाल इस इंडिया नाम को लेकर करके PIL दायर किया गया है, इससे
दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 के लिए सुनवाई के लिए रखा है। उसमें हियरिंग होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग से और इन पार्टियों से, जिन पार्टियों ने मिलकर करके ये अलायंस बनाया है, इन सभी से अपने स्तर पर सूचना मांगी है कि आप बताइए आप इस पूरे मामले में अपना क्या पक्ष रखते हैं। उसके बाद जैसा होगा फिर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में कदम उठाया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल वर्तमान में इस टॉपिक को लेकर करके जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस थे उसको मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी, और यदि ये चर्चा पसंद आई होगी तो निश्चित तौर पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि यह एक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को लेकर करके आगे प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। इसलिए इस एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन भी किया है। और आज की चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर नोट कर लीजिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप dilip.kumar@01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस पर मैं कई सारे इन्फॉर्मेशंस भेजता रहता हूं जो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।